तो ये मॉडल पेपर 3 हम लोग का 1 और 2 हम लोग कर चुके। दिस इज मॉडल पेपर 3 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो मॉडल पेपर 3 करने जा रहे हैं, आंसर्स करेंगे साथ साथ मिलके हम लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ईडीबीई में। ईडीबीई में बोला है एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड बाय। एंटरप्रेन्योर किससे मोटिवेट होता है? मनी से, पर्सनल वैल्यू से या पुल इन्फ्लुएंस से? आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। लेकिन सवाल है पुल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? पुल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आपका इनर फीलिंग भी कभी कभी आपको एंटरप्रेन्योर बना देता है। बहुत सारा काम हम लोग बाहर से प्रभावित होकर नहीं करते हैं, अंदर का जो आत्मा है वो हम लोग को ठेलता है, वो धकेलता है कि जाइए ये काम को करिए। तो जो इनर फीलिंग है ना, वो भी आपको कभी कभी एंटरप्रेन्योर बना देता है। आंसर विल बी पुल इन्फ्लुएंस। सॉरी, ऑल ऑफ दीज। आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। किए क्या? कोई बच्चा किए थे? देखो अब ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ था ये समझ आओ, मत करिए, ओवर मत करिए कोई भी चीज, बात समझे? तो देखिए ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर होगा। अब समस्या क्या है? देखिए जब आप इस क्वेश्चन को करने गए होंगे तो आपको लगा होगा मनी तो ठीक है, पर्सनल वैल्यू भी ठीक है, अब ये पुल इन्फ्लुएंस क्या है? क्वेश्चन यही है सीयू का। वो लोग क्या करेगा, एक तो वर्ड ऐसा दे देगा जैसे आपको घुसते रहेगा, इसका मीनिंग क्या होगा? जितने बच्चे सॉल्व करे तो सब यही सोचते पुल इन्फ्लुएंस क्या होगा। तो फिर बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ कंफ्यूजन पुल में कर देंगे, बहुत सारे बच्चे ऑल ऑफ दीज में कर देंगे। तो ये साइकोलॉजिकली वो लोग खेलता है हम लोग से। द यूज ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क बाय द एंटरप्रेन्योर टू गैदर द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। जब आप इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन गैदर करते हो इसको आप क्या बोलते हो? सेकेंडरी रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च, इनफॉर्मल पैरामीटर या एंटरप्रेन्योर नेटवर्क? राइट, एंटरप्रेन्योर नेटवर्क। और हमने आपको मिशन एमसीक्यू वाला पीडीएफ भेजा है, किसी बच्चे ने भेजा तो आपको भेज दिए, हो सके तो उसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। थ्योरी है ना, क्वेश्चन का वैरायटीज बहुत है। मिशन एमसीक्यू आज मॉडल पेपर, बस यही आपका टारगेट है। मिशन एमसीक्यू पीडीएफ भेजे ना बस। और आप लोग के लिए 400 क्वेश्चन पढ़ना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, आप लोग एक दिन में को बोल दीजिए। देखिए देखिए थोड़ा आगे जी माधव, चाबी दे दीजिए उधर उनका। देखिए बाबू सुनिए, इको में ना, देखिए इको में क्या करिएगा आप बता रहे, इको में आप लोग क्या करना, इको में जो इंडियन इकोनॉमी है, मिशन एमसीक्यू वाला है, इंडियन इकोनॉमी याद करना अच्छे से। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी करना, माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर वाला बढ़िया से करना। देखो आप बता रहे थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। थ्योरी सब्जेक्ट में जैसे मिशन एमसीक्यू वाला है तो एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़िए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में वैराइटीज बहुत है क्वेश्चन में। आज नया सब्जेक्ट भी आपके लिए, तो उसका बेसिक आइडिया आपको एकदम नहीं, तो वो जो क्या आपने फॉर में ही किया, इससे पहले तो आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़े भी नहीं थे। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में क्या करिए, मिशन एमसीक्यू वाला करिए, प्लस जो मॉडल पेपर दे रहे, जितना 3 4 जो भी मॉडल पेपर दे रहे उसको बढ़िया से करके जाएगा। बट मॉडल पेपर तो एकदम रट के जाना एकदम, बस समझ रहे। उसके बाद आइए इकोनॉमिक्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी जो है मिशन एमसीक्यू वाला उसको पहले ही रटिए। क्या है, इंडियन इकोनॉमी में फैक्ट्स बेस है तो उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपका कॉमन आ जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, हम मॉडल पेपर को बढ़िया से करके जाइए इकोनॉमिक्स वाला में, बस समझ रहे ना। मॉडल पेपर को एकदम बढ़िया से खा लीजिए, क्या करिए, समझ रहे ना। तो थोड़ा टाइम दीजिए, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उतना डरिए मत। देखिए कितना नंबर बोलिए, 3 नंबर बताना आप लोग। एंटरप्रेन्योर बाय नेचर एंड डेफिनेशन आर जॉब सीकर, जॉब क्रिएटर, जॉब एजेंसी, नन ऑफ दिस। जॉब क्रिएटर, वेरी गुड, जॉब क्रिएटर। ठीक है, उसके बाद एंटरप्रेन्योर प्लेस पॉजिटिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय। एंटरप्रेन्योर बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्या करके, बिजनेस का वैल्यू बना के, नौकरी दे करके, या बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अब जैसे देखो 19 वाला 21 वाला पेपर लोग करते थे, तो आप लोग में बहुत बच्चे पहले से भी 19-21 का तैयारी करके रखे थे, तो आप लोग को आंसर्स बता देते थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग दिए एकदम नया, मतलब अलग टाइप से। तो अब इसमें क्या है, इसमें जब आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा हाँ मेरा सही हो रहा कि गलत हो रहा, उसको उसके बेसिस पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी टेस्ट? 6 टाइप्स। वाह, खूब याद कर रहे हो। उसके बाद इसमें से कौन सा लीगल फिजिबिलिटी नहीं है, लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड नहीं है, एंटी ट्रस्ट लॉ, लीगल रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट, या नन ऑफ दिस? टेक्निकल एक्सपर्ट्स। अब बोलना, हाँ साथ साथ बोलना। बिजनेस प्लान के लिए इंपॉर्टेंट टूल क्या है? मैनेजिंग बिजनेस, ग्रोइंग बिजनेस, बोथ ए बी? इजी क्वेश्चन है इसमें। इन एंटरप्रेन्योर रेज कैपिटल फ्रॉम, एंटरप्रेन्योर पैसा कहाँ से लेता है? कैपिटल से, एंजल से, वेंचर से, ऑल ऑफ दिस? वेरी गुड। यूटिलिटी मॉडल किसको प्रोटेक्ट करता है? इन्वेंशन को, क्रिएशन को, डिजाइन को, या नन ऑफ दिस को? इन्वेंशन। आप लोग अंदाज से नहीं ना मार रहे हो, इतना सही कैसे हो जा रहा है? फीचर्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन,
यूटिलिटी मतलब चीज़ों को संभालना, चीज़ों को यूजफुल बनाना। क्या अगला क्वेश्चन क्या बोलिए? फीचर्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, वो हर चीज में ऑल ऑफ दिस मार दे रहे। रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन बोला है, रिसोर्स को मोबिलाइज करने का तरीका क्या है? आइडेंटिफाई करना, प्रोवाइड करना। आंसर होगा राइट यूज ऑफ रिसोर्स। हर टाइम ऑल ऑफ दिस नहीं होगा बाबू, प्लीज ऐसा मत करिए। कितना नंबर? ट्रूथ, अभी भी ये बात आप पूछ रहे थे। ट्रूथफुलनेस इन द मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग। पिछला पेपर में भी था ना बाबू, पिछला पेपर में था ना। CSR इज बेस्ड ऑन डैश थ्योरी, स्टेक होल्डर। वेरी गुड, ठीक है। जो आ रहा मन में बोलिएगा जरूर, गाना और गाली छोड़ के। द कंज्यूमरिज्म मूवमेंट सीक्स टू, कंज्यूमरिज्म मतलब जागो ग्राहक जागो का जो मूवमेंट है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करता है। वेरी गुड, कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल नहीं है? लॉयल्टी, फिजिकल फिटनेस, फेयरनेस, कंसर्न फॉर अदर्स। क्या बात है, क्या हो गया आप लोगों? फेयरनेस बाबू बोला, कौन सा नहीं है पूछा ना बाबू, है पूछता था ना फेयरनेस, कौन सा नहीं है पूछा है ना, इसीलिए फिजिकल फिटनेस। इसके बाद एथिकल एग्जीक्यूटिव डेमोन्स्ट्रेट विथ रिस्पेक्ट टू, एथिकल एग्जीक्यूटिव रिस्पेक्ट किसके लिए डेमोन्स्ट्रेट करता है? ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी, ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन करिए, प्राइवेसी मेंटेन करिए, राइट्स एंड इंटरेस्ट को मेंटेन करिए, ऑल ऑफ दिस। अब 50 क्वेश्चन एथिक्स बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप दोनों पेपर में 50 सम्स क्वेश्चन रहेगा हम लोग का। इकोनॉमिक्स में भी 50 क्वेश्चन रहेगा, एंटरप्रेन्योरशिप में भी 50 क्वेश्चन है पेपर में। पूरा 50 क्वेश्चन को आपको OMR शीट समझा दिए, OMR शीट में करना रहेगा। पहले क्वेश्चन पेपर का बुकलेट आएगा, बुकलेट में पहले मार्क कर लीजिएगा अच्छे से। अगर बुकलेट में मार्क करना अलाउ नहीं रहे तो उसको डॉट डॉट कर लीजिएगा पेंसिल से, फिर बाद में जब पेपर सॉल्व हो जाएगा मिटा दीजिएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं होता बुकलेट में करने से, बट वैसे लोग मना करते हैं बुकलेट में लिखने से। बुकलेट में आप टिक भी मार दोगे ना, बट क्या जरूरत है, अपना डॉटेड करके रखेंगे, हल्का सा पेंसिल से डॉट दे के रखेंगे, पता रहेगा कि 1 का B, 2 का C। उसके बाद OMR शीट ना आधा घंटा जब बाकी रहेगा, जब आपका पेपर सॉल्व, आप OMR शीट को स्टार्टिंग में देखना ही मत, आप भूल जाओ कि आपका पास OMR शीट है। आप स्टार्टिंग में पहले पेपर को अच्छे से देखिएगा, पेपर को रीडिंग मारिएगा, पेपर पहले बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा, रफ वर्क सब बढ़िया से जो भी करना रहेगा कर लीजिएगा। करने के बाद जब आपको लगेगा हाँ मेरा पेपर कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद आप OMR शीट में करना स्टार्ट करना। और OMR शीट में जब करना तो बढ़िया से बारीकी से करना। OMR शीट मिलते संग उसमें लिखना मत शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि OMR शीट में गलती हो जाता है बहुत। इसीलिए ट्राई कि OMR शीट में गलती ना हो। और अगर टीचर वहाँ पर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन देंगे एग्जाम हॉल में तो उसको जरूर सुनिएगा। बस समझ ना, अगर एग्जाम हॉल में आपको कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा तो उसको आप जरूर सुनिएगा कि वहाँ पर टीचर क्या बोल रहे हैं। समझ रहे ना, वो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कितना नंबर में थे बताइए? 16 नंबर में थे। अब आते हैं 17 नंबर में। 16 होगा। एथिकल एग्जीक्यूटिव किस पे फोकस, कैसा होना चाहिए? जो कोई आदमी जो एजेंट है कंपनी का वो कैसा होना चाहिए? कर्टियस, रिस्पेक्ट करे सबका, हाँ। ट्रीट ऑल पीपल विद द इक्वल रिस्पेक्ट, सबको एक जैसा मानेगा, बोथ A and B, बोथ A and B। चलिए कितना नंबर? मोरल डैश आर इंपॉर्टेंट, नॉर्मली जस्टिफाइबल क्लेम्स और इंटाइटलमेंट्स। बाबू बात मत करिए ना प्लीज, कितना बात करिएगा। अब देखो इसी के लिए किसी को डांट देंगे, क्लास से निकाल देंगे तो आप बोलोगे निकाल दी। प्रॉब्लम है जब पढ़ा रहे क्लास में तो बात मत करिए ना, ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर बहुत है, आप समझ नहीं पा रहे या समझना चाह नहीं रहे। देखिए बोला है क्वेश्चन में कि मोरल डैश आर इंपॉर्टेंट नॉर्मेटिव एंड जस्टिफाइबल क्लेम और इंटाइटलमेंट। बोला मोरल डैश, डैश में क्या होगा आपको बताना है। बोला जो नॉर्मेटिव होता है, जस्टिफाइबल क्लेम होता है और इंटाइटलमेंट होता है। अगर हम इसका हिंदी बता देंगे ना आप आंसर बोलोगे, हिंदी बताएंगे नहीं। एक्शन, राइट, ड्यूटी या जस्टिस, इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है, आंसर बताना। बोला है मोरल डैश नॉर्मेटिव और जस्टिफाइबल अधिकार होता है, क्लेम मतलब अधिकार, इंटाइटल मतलब अधिकार, तो आंसर क्या होगा? राइट।
गलत हो गया ना, ठीक है, तो चार तो गलत होगा, जो लोग टॉप करते हैं ना चार तो गलती करते हैं वो लोग। डैश ड्यूटीज क्लियरली डिस्क्राइब एक्शन दैट आर प्रोहिबिटेड बाय मोरल लॉ। वो कौन सा ड्यूटी है जो डिस्क्राइब, जो बोला गया कि मत करिए, क्योंकि लॉ में मना किया गया मत करिए, प्लीज मत करिए। इम्परफेक्ट, परफेक्ट, मोरल या इमोरल? इमोरल। सही था क्या? कुछ भी बोलो, सोचो ना, पार्टिसिपेट करो प्लीज। वीनस एथिक्स आपको हेल्प करता है रैशनल थिंकिंग में, ऑनेस्टी में, बोथ ए एंड बी या करेजियस? बोथ ए एंड बी। रैशनल थिंकिंग मतलब सही से सोचना, ऑनेस्टी मतलब ईमानदार बन जाओ ना प्लीज। आंसर होगा बोथ ए एंड बी। करेजियस मतलब हिम्मत वाला, जैसे आप हो हिम्मत वाला। देखो इसके क्या बोले बाबू, नहीं वो नहीं हो सकता। एथिक्स का काम आपको हिम्मत वाला बनाना नहीं, एथिक्स आपको ऑनेस्ट बनाता है, ईमानदार बनाता है। हिम्मत चाहिए तो जिम करिए आके। अच्छा, एथिकल डिलेमा का दूसरा नाम क्या है? एथिकल पैराडॉक्स, मोरल डिलेमा, बोथ ए एंड बी, एथिकल पैशन। अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या होगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन में पहले तो बहुत बच्चे बोलेंगे बोथ, बोथ में मार दो भाई, सही। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं, पैराडॉक्स सबसे अजीब लग रहा है, यही वाला होगा। आंसर होगा एथिकल मोरल डिलेमा। पैराडॉक्स मतलब होता है एक विचारधारा जो वर्षों से चलता आ रहा है। नहीं, मोरल डिलेमा इज ऑल्सो नोन एज मोरल डिलेमा। इसको किस नाम से जाना जाता है? मोरल डिलेमा। पैराडॉक्स से नहीं, पैराडॉक्स मतलब होता है, पैराडॉक्स मतलब थ्योरी, पैराडॉक्स मतलब विचारधारा। ग्रुप ए कंप्लीट। किसी का 20 में 20 सही था क्या? मतलब आप सही सोचे थे या लाइक सही बोले आप? किसी का 15 से ज्यादा सही था? किसका 10 से ज्यादा सही था? किसका सब गलत हो गया? जो सोच रहे गलत हो जा रहा। कोई ऐसा है जो सोच रहे सब गलत हो गया? ऐसा नहीं होगा। इसमें एक रिस्क क्या है बोली तो, इसमें एक रिस्क क्या है, अगर जो सोच रहे सब गलत हो जा रहा और उसके बाद मान लीजिए एग्जाम में गलत सब करके आ गए तो नेगेटिव मार्किंग का रिस्क रहता है। एक बार ना ओएमआर शीट में देख लीजिएगा नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। आस्ते बाबू बात नहीं, क्योंकि सीयू का गाइडलाइंस में नेगेटिव मार्किंग है। अगर एग्जाम ऑफलाइन पैटर्न में होगा तो नेगेटिव मार्किंग भी होगा, लेकिन ना ईवीएस का पेपर में ना ओएमआर शीट में नहीं लिखा हुआ था। तो आप भी एक बार ना ओएमआर शीट में देख लेना नेगेटिव है कि नहीं है, और सामने जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। बट हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जो क्वेश्चन में अगर ज्यादा डाउट लगे, क्योंकि जो लोग इन्विजिलेटर होते हैं ना, लोगों को भी ठीक से पता नहीं रहता है। वो लोग भी बोलेगा, कोई कुछ कॉलेज में बोलता है, कुछ कॉलेज में बोलता है नहीं है। इसीलिए सबसे अच्छा चीज क्या हम आपको बताते हैं, ऐसा कोई सर्कुलर सीयू दिया नहीं है। जो क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा डाउट लगेगा उसको आप अवॉइड ही कर दीजिएगा, सबसे सिंपल। फालतू का ऐसे भी गलत होगा, फालतू का करके नेगेटिव हो गया तो रिस्क लेके फायदा नहीं है। तो ये एक अप्रोच होता है सॉल्व करने का। नाउ लेट्स गो टू द ग्रुप बी। तो ग्रुप देखते हैं, ग्रुप ए में जिसने का मार्क्स कम आया शायद ग्रुप बी में ज्यादा है। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एंटरप्रेन्योर का सक्सेस से रिलेटेड नहीं है? कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन। कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटेड रहिए, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कमिटमेंट। डिटर्मिनेशन मतलब जिद्दी हो तुम, क्या हो तुम? उसके बाद क्रिएटिविटी, आपके अंदर कुछ नया करना है। सेल्फ रिलायंस, अपने आप पे भरोसा करते हैं, किसी और पे भरोसा नहीं करते हैं। एबिलिटी टू अडॉप्ट, वक्त के साथ जरूरत के साथ अपने आप को बदलते हैं। ये सब सक्सेस के लिए जरूरी है। मोटिवेशन टू फेल, फेल होने के लिए मोटिवेशन चाहिए आपको। कैसे पगला वाला पॉइंट दिए, तो फालतू का फेल वाला बात लिख रहा, मोबाइल पर उड़ जाएगा। अभी फेल वर्ड सुनने से ही चिड़चिड़ा लग जा रहा। बोला मोटिवेशन टू फेल मतलब फेल होने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं आप। किसी के पास जा रहे हैं, ऐसा दोस्त से बात करो जो बोला छोड़ ना, फेल होंगे अगला बार फिर एग्जाम देंगे, वही हुआ मोटिवेशन टू फेल। तो नहीं, देखिए आप लोग में जितने बच्चे यहाँ बैठे हो ना, ज्यादातर बच्चे, हम इतना आपको बता दे रहे, ये मेरा भविष्यवाणी आशीर्वाद आपको दे रहे, आप लोग में ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं ना जो फेल तो नहीं होंगे, हाँ मार्क्स कम बेसी आएगा, ये हो सकता है, मार्क्स फ्लक्चुएशन होगा, बट फेल नहीं होइएगा, इतना हम विश्वास से आपको कह सकते हैं। एक आध तो किसी का बाय द वे सप्ली लग जाए, किसी सेकंड, लेकिन हम ज्यादातर का बात करें, देखिए कोई भी चीज जनरल स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, बट आप लोग में जितने बच्चों को हम जानते हैं यहाँ पे इस बैच में हमको स्पेशली जितने बच्चे दिख रहे हैं, ज्यादातर बच्चे क्या फेल नहीं होंगे, हाँ मार्क्स कम बेसी होगा, ये हम आपको बार बार बोल रहे हैं। मार्क्स आप चाहोगे बहुत ज्यादा, उतना तो नहीं होगा, मार्क्स बहुत ज्यादा, मार्क्स कुछ ही बच्चों का आएगा आप लोग में से। आप लोग में 2-4 बच्चे ही ऐसे हो जिनका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा चारों सब्जेक्ट में, बाकी किसी का देखोगे एक तो में ज्यादा है, एक तो में कम, अब बात, लेकिन पास हो जाओगे, इतना हमको विश्वास है, बात समझ रहे। बाकी अगर कुछ नहीं चाहिए तो अलग बात है, ये हम अपना दिल से आपको बता रहे हैं, जो मेरा प्रेडिक्शन है आप लोगों को लेके। देखिए, विच कुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद द मोटिवेशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चीज मोटिवेट करता है? पैसा, पैसा, पैसा। आप लोग की उम्र के जो यंगस्टर होते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करता है, और पैसा से प्रभावित होकर लोग एंटरप्रेन्योर बनने का चाहत रखते हैं।
बहुत लोग देखोगे आप अपने आसपास में जो पढ़े लिखे एजुकेटेड है, बट दे वांट टू बिकम द बिजनेसमैन। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू अर्न द मनी इन अ लेस टाइम। कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाना है तो बिजनेस करना होगा। बात नहीं बाबू, एक दो बच्चे बात कर रहे हो, फिर दूसरा आशीर्वाद दे देंगे। डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, आज़ाद रहना। बहुत सारे लोग नौकरी इसलिए नहीं करते ना बाबू, क्योंकि उनको आज़ादी पसंद है। नौकरी करेंगे तो आपको बात सुनना पड़ेगा। जो लोग जॉब करते होंगे, आप लोगों में बहुत सारे बच्चे जॉब भी करते हो, तो आप लोगों को पता होगा जॉब में क्या है, फ्रीडम नहीं। आप सोचेंगे हमको फ्रीडम मिले, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इंडिपेंडेंस रहने के लिए भी ना बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, ये भी ठीक है। अब पढ़ते देखिए, रिस्क टेकिंग, कुछ लोग रिस्क लेना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार के फैन है। अक्षय कुमार के फैन हो तो पुड़िया मत खा लेना भाई, कहे कि अक्षय कुमार के फैन हो तो खतरों के खिलाड़ी हो। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। इजी था ये क्वेश्चन। गुड्स और सर्विस रीच द मार्केट थ्रू, सामान कस्टमर तक कैसे पहुंचता है? मल्टीपल पिरामिड से, मार्केटिंग चैनल से, मोनोपोली से, या मल्टीप्लिकेशन से? एकदम सही। जो दिन में दिमाग में आएगा ना वही हिट करिएगा, उसमें फिर सोचने मत लग जाइएगा कि क्या हो सकता है। अब किसी से पूछिएगा मत, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम हॉल में। उसको आएगा तब ना पूछेगा, सब तो आपका भरोसे आ रहा है। अच्छा, बिजनेस रिस्क कैन बी, बात नहीं बाबू, बिजनेस रिस्क कैन बी अवॉइडेड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इजी है। बिजनेस रिस्क कैन बी अवॉइडेड, रिड्यूस, इग्नोर, इरेज्ड। रुको देखो, चारों का मतलब देखते हैं। अवॉइडेड मतलब खत्म कर सकते हैं, रिड्यूस मतलब कम कर सकते हैं, इग्नोर मतलब एकदम देखेंगे ही नहीं उसका तरफ, और इरेज्ड मतलब मिटा देंगे। रिस्क होगा मिटा देंगे। भाइयों और बहनों, जिंदगी जो है ना, जिंदगी में कोई ऐसा चीज नहीं जिसमें रिस्क नहीं। हम लोग, आप लोग क्लास में बैठे, इसमें भी रिस्क है। जैसे कोई बच्चे की बात आई, कुछ बच्चे सोचते हैं हम पढ़ के नहीं आ रहे, हम रिस्क ले रहे, ठीक है। जो नहीं पढ़ के आ रहा हो तो रिस्क ले, जो पढ़ के आ रहा है उसका भी तो रिस्क है। तबियत खराब हो गया एग्जाम हॉल में, बात समझे। अच्छा, मान लीजिए आप जा रहे बस से, बस मान लीजिए आया ही नहीं, या मान लीजिए हड़ताल हो गया उस दिन, रास्ते में अग्निपथ वाला लोग स्ट्राइक करने लग गया। तो ये बात बता रहे, रिस्क हर चीज में, तो रिस्क को खत्म नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टॉप द रिस्क माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। जैसे अग्निवीर वाला लोग कर रहा था ना स्ट्राइक, क्या फायदे के, यही होता है इंडिया में, यही चीज ना इंडिया के लोगों को समझना चाहिए। जैसे सीयू में ऑनलाइन के लिए स्ट्राइक किए, इतना झमेला किए, कोई फायदा हुआ? अग्निपथ स्कीम के लिए किया। देखिए, गवर्नमेंट से आपको हम बचपन से एक चीज पढ़ा रहे हैं 11 से, गवर्नमेंट मतलब माई बाप होता है। सरकार जो बोल दी आपको मानना पड़ेगा, बस यही चीज आपको। उसके बच्चे लोग को स्ट्राइक करने के बदले क्या करना चाहिए था? तैयारी करना चाहिए था, फोकस करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे 15 दिन 20 दिन तक यही ऑनलाइन का आशा में बैठे हुए रहेंगे। जब गवर्नमेंट एक बार बोल दिया ना ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन, ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन, गवर्नमेंट बोल दिया अग्निवीर मतलब अग्निवीर, तो इसकी क्या फायदा? अब वही लड़का लोग अभी जाकर तैयारी कर रहा है। तो आप लोग प्लीज कभी जिंदगी में ना ऐसा गलत स्टेप मत उठाना। ये तो क्या छोटा मोटा चीज है, आगे जब जाना ना लाइफ में कभी भी कोई चीज, ये सब चीज के चक्कर में कभी मत जाना। प्रोटेस्ट वजह से चक्कर में कोई भी कोर्स वोर्स करना, कहीं जॉब भी ऑफिस में किए, 4-5 स्टाफ आपके साथ काम कर रहा, वो आपको बोलेगा कि चलो मालिक से हम लोग स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक क्यों करेंगे? जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं। स्ट्राइक वो लोग करते हैं जो प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं, प्रॉब्लम से लड़ना नहीं चाहते। आया है प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करेंगे, बात खत्म। भागिए मत उससे, यही चीज आपको जीवन में हमेशा याद रखना है। तो रिस्क जो ऐसा चीज होता है ना जो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, रिस्क कैन बी रिड्यूस, उसको कम किया। जैसे इंश्योरेंस करवाते हैं लोग, तो इंश्योरेंस से रिस्क खत्म नहीं होता। अगर कोई इंसान का डेथ हो जाता है, उसका जिंदगी को कोई नहीं वापस ला के दे सकता। लाइफ इज प्राइसलेस, जिंदगी का कोई मोल नहीं होता है। और इंश्योरेंस करने वाला 5 लाख 10 लाख रुपया दे देगा तो क्या जिंदगी का पूरा हो जाएगा? नहीं। लेकिन क्या होता है ना, जैसे आपके जाने के बाद घर में जो फिनेंशियल लॉस है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। समझ रहे हो बाबू? इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। तो रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड, तो आंसर था ना रिड्यूस की बोले थे ना आप लोग, रिड्यूस ही बोले थे। फॉर द बिजनेस सेक्टर एज अ होल, बिजनेस सेक्टर के लिए कौन सा सोर्स, फंड का कौन सा सोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंटरनल, एक्सटर्नल, एनी ऑफ फंड या नन ऑफ दिस? नहीं, एक्चुअली क्या ना, एनी ऑफ कब होता है? जब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड बोलता है तो एनी ऑफ दिस। की सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है अपना पैसा। अपना पास पैसा नहीं रहेगा ना तो बिजनेस मत स्टार्ट करिएगा प्लीज। किसी से कर्ज लेके, लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करना, हाँ, जैसे बिजनेस स्टार्ट किए, पैसा का कमी हो गया तो किसी से ले ली, लेकिन बिजनेस स्टार्ट अपना भरोसे स्टार्ट करिए। अगर अपने पास एटलीस्ट थोड़ा भी फंड नहीं रहेगा तो बिजनेस स्टार्ट करके कोई फायदा नहीं। कितना नंबर बोलिए?
26. India is undoubtedly one of the vibrant capital market due to the push buy. इंडिया बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत बार क्लास में भी बताया, इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, इसलिए टिकटॉकर लोग, इंस्टाग्राम में रील बनाने वाले लोग इंडिया में ज़्यादा है. अनडाउटेडली वन ऑफ द वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट ड्यू टू पुश बाय. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट करता है. किताब में तो लिखा हुआ है लेकिन ऐसा है नहीं. प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करता है, बोथ ए एंड बी. एक्चुअली तो ऐसे किताबी भाषा में तो दोनों सही है, बट रियलिटी में गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा. आंसर का बोथ ए एंड बी. गवर्नमेंट सिर्फ रिच लोगों को फोकस कर रहा. इंडिया बहुत ही वाइब्रेंट मार्केट, वाइब्रेंट मतलब समझ रहे हैं, एकदम एकदम वाइब्रेट कर दे रहा मार्केट. जबरदस्त मार्केट है इंडिया में. अगर इंडिया का वाइब्रेशन कोई पकड़ लिया कि इंडिया का कस्टमर को क्या चाहिए तो करोड़पति बन जाएगा. कौन समझा बताइए? इंस्टाग्राम वाला लोग ठीक समझ गया इंडिया का वाइब्रेशन. बोले इंडिया का जो यंगस्टर लोग है लोग वाइब्रेट कहाँ कर रहा है? नाचने में वाइब्रेट कर रहा, गाने में वाइब्रेट कर रहा. बोले ये लोग को रील्स बनाने दो, फिर बेटा दिन भर इसी में बर्बाद होगा, देश का तरक्की नहीं होगा. हर चीज़ का अपना एक यूज़ होता है. कुछ बच्चे क्या है, उसका भी नशा लग गया हुआ है. नशा है ना, क्या है? उसको भी नशा की तरह ले ले रहे. अरे कोई भी चीज़ जो बनाया जाता है ना हम लोग के लिए, उसको एक प्रॉपर यूज़ करना सीख गया. अब आप लोग को ऐसा चीज़ बोलने का दरकार नहीं है, बट आप लोग भी करते हो इसलिए बोलना पड़ रहा कि आप लोग कोई भी चीज़ में ओवर एडिक्शन में मत जाइए. यू लाइक इट, दैट्स ओके फाइन, बट एडिक्शन नहीं होना चाहिए. मार्केट बहुत वाइब्रेंट है. और इंडिया में देखिए ना, टिकटॉक भी बहुत चलने लग गया था इंडिया में, इसलिए ना गवर्नमेंट बैन कर दिया. बोला अब इसको बंद करना होगा. हमने तो अच्छा अच्छा लड़का लोग भी खराब हो रहा था, लड़की लोग चला रहे थे समझ रहा था, लड़का लोग भी क्या कर रहा है, अच्छा अच्छा लड़का लोग का हरकत खराब हो रहा था. देखिए ना टिकटॉक देखे होंगे आप लोग. अच्छा खासा लड़का है, देखिए लिपस्टिक भी ला के वीडियो बना रहा है, कुछ भी है. उसके लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए इंजन है, ड्राइवर है, मोटिवेटर है, इनोवेटर है. लो बाबा, इंजन, वेरी गुड, इंजन. मेनी एक्सपर्ट बिलीव, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बिलीव करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग ये मानते हैं कि सबसे अच्छा है अपना बिजनेस चलाना. कितने परसेंट लोग मानते हैं ये चीज? वाह, 20% नहीं, 50% लोग रहते तो पूरा इंडिया एंटरप्रेन्योर बन जाता, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाता. 20% लोग हम लोग, आप लोग में जितने लोग, जैसे लोग 50 लोग क्लास में बैठे हैं, तो आप लोगों में 10-12 लोग ही मानते होंगे कि बिजनेस अच्छा चीज़ है. उसमें 30-40 लोग मानते हैं कि भाई हम जॉब करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे. क्या सरकारी नौकरी का कोई कंपैरिजन नहीं हो तो हमको भी मिलेगा, हम भी छोड़ के चल जाएंगे. तो सरकारी नौकरी इज बेस्ट, फुल मौज है उसमें खाली. हाँ बात, हमको थोड़ा सस्पेंस है. इसमें से कौन सा, ये बताना होगा भाई, ये पढ़ा है, इसमें से कौन सा बिजनेस का सोर्स है? सर्वे, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस कर दीजिए हाईलाइट. रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैन बी कॉन्सेप्चुअलाइज एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ. रिसोर्स किसका कॉम्बिनेशन है? रिसोर्सेस का, रिसोर्स प्रोवाइडर का, रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज. सही था? एक तो फीलिंग द्वारा ना मैं सही है कि गलत है, बस. रेडी ना? कितना नंबर? रिसोर्स इंक्लूड कैश इनपुट, नॉन कैश इनपुट, बोथ ए बी, बोथ ए एंड. आज सीबीएसई का बैच नहीं है बाबू, वेस्ट बंगाल का बैच है 7 बजे. हाँ बाबू, जोर से बोलिए. बाबू सुनाई दे, बोलिए. अच्छा बता रहे. हाँ तो बोले रिसोर्स मतलब क्या? रिसोर्स मतलब क्या होता है वही समझा रहे थे. रिसोर्स मतलब दो चीज, एक तो कैश तो रिसोर्स है ही, और नॉन कैश मतलब क्या? नॉन कैश मतलब बिल्डिंग, नॉन कैश मतलब फर्नीचर, नॉन कैश मतलब मोटर कार, जो कैश से रिलेटेड नहीं. रिसोर्स होता है एक तो फिजिकल कैश, कैश खुद में एक रिसोर्स, और कैश के अलावा हर वो चीज जो नॉन कैश है वो भी तो रिसोर्स. नॉन कैश इनपुट मतलब क्या? जो कैश नहीं है. जो कैश नहीं है मतलब बिल्डिंग बोलिए, मशीन बोलिए, बस समझ, मोटर कार बोलिए, फर्नीचर बोलिए, ऐसा हो गया नॉन कैश इनपुट. कितना नंबर में बाबू? तो रिसोर्स कैश वाला भी हो सकता है और नॉन कैश भी हो सकता है. कितना नंबर? Financing is raising money by selling the part of ownership to the investor. डैश फिनेंसिंग का मतलब होता है कंपनी का हिस्सा को बेच करके पैसा कमाना. क्या होगा? इक्विटी राइट. इक्विटी मतलब कंपनी का हिस्सा बेच रहे हैं हम आपको, हिस्सा. क्या बेच रहे हैं बाबू? हिस्सा. बिजनेस एथिक्स का दूसरा नाम नहीं बोलिएगा, कॉर्पोरेट एथिक्स.
बिजनेस एथिक्स का डायमेंशन क्या है? नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, बोथ ए एंड बी, या डायमेंशन एज पर सीएसआर स्ट्रेटेजी? बोथ ए एंड बी होगा इसका आंसर। नॉर्मेटिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है। नॉर्मेटिव मतलब सजेशन देना, और डिस्क्रिप्टिव मतलब डिटेल में बताना। इसमें से कौन सा फिजिबिलिटी टेस्ट का पार्ट नहीं है? ऑपरेशनल है, कल्चरल नहीं है, इन्वायरमेंटल है, टेक्निकल है। कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च करेंगे तो कल्चरल और पॉलिटिकल फिजिबिलिटी बोल के कोई फिजिबिलिटी नहीं है। देखिए, एक मिनट देखने दीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, एक मिनट देख लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, फिर से देख ले, एक सेकंड टाइम दीजिए। क्वेश्चन है आपका कितना नंबर में बोलिए तो? 35 में क्वेश्चन नंबर में देख ले बाबू। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है बताइए? इसमें से कौन सा फिजिबिलिटी टेस्ट का पार्ट नहीं है? ऑपरेशनल था, कल्चरल और पॉलिटिकल फिजिबिलिटी कि प्रोडक्ट कल्चर वाइज एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी। कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना? क्या होगा बताइए? इन्वायरमेंटल। करेक्शन कर लीजिए आप, राइट, करेक्शन कर लीजिए, माई मिस्टेक, करेक्शन कर लीजिए। इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी। बाबू वहां पे एक छाता छूटा हुआ था क्या आर्यन? देखिए तो बाबू, एक बच्चा मैसेज किया है। छाता है क्या? ठीक है, उसके बाद चले कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा लीगल फिजिबिलिटी में आता है? लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड। कॉपीराइट, यूनियन का कॉन्ट्रैक्ट, नेशनल डेट एंड वर्क लॉ, या ऑल ऑफ दीज? लॉ लिखने से ही लीगल हो गया, बिहारी भाषा में समझ लीजिए। लॉ लिखने से क्या होगा आपको? लीगल। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? 26 बोले ना? 36 ऑल ऑफ दीज होगा। विशाल गुस्सा जा रहा है बाबू। देखिए, फिजिबिलिटी स्टडी इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? फिजिबिलिटी स्टडी का क्या है? इकोनॉमिक, टेक्निकल, लीगल, ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा फिजिबिलिटी स्टडी का पार्ट नहीं है? इन्वायरमेंट, देखो, डिस्क्रिप्शन, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी, इन्वायरमेंटल। क्या चीज? 4 क्वेश्चन कॉमन है, ओके। 39, 40 सब सेम है। अच्छा, और रिपीट हो गया क्वेश्चन, समझे ना बाबू? टाइपिंग में 39, 40, 41, 41 से नया है ना? नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा हम लोग का। तो टाइपिंग देखिए, आप मानना पड़ेगा, जो टाइपिंग करता है उसका भी एफर्ट देखिए। इतना सारा पेपर एक दिन में बना के देता है। कंप्यूटर तो आप लोग चलाते ही होंगे, कंप्यूटर में टाइप करना बहुत मुश्किल चीज़ होता है असल में। और जो भी मॉडल पेपर देते तुरंत कर देते, तो ये बहुत मेहनत वाला चीज़ है। 2-3 क्वेश्चन रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं। सीयू में लेकिन ऐसा नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। सीयू बहुत हाई लेवल का पेपर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 42 से नया है क्या? इसे अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ फिजिकल गुड्स? कौन सा फिजिकल गुड्स नहीं है? ट्रेनिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल, ऑफिस का सामान, कंसल्टेंट। आपको जो हम गाइड कर रहे हैं वो कोई सामान नहीं है, वो एक सलाह है, वो एक सर्विस है। इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस क्या कर सकते हैं? महसूस, फील करिए। आंसर कंसल्टेंट होगा 43 का। 42 तक रिपीट है बाबू। 44 में आइए, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली बाइंडिंग। 44 का बोल रहे? पहला वाला ही आंसर है, नहीं दीजिए ना, क्या पढ़ेंगे आगे? लीगली बाइंडिंग। अच्छा, पूरा पढ़ के सुना देते हैं। बिग लीगली बाइंडिंग ओनली, नॉट लीगली बाइंडिंग कैन बी रेटिफाइड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, नॉट लीगली बाइंडिंग आर ऑल्सो कैन नॉट बी रेटिफाइड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। फालतू लाइन दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर पहला वाला होगा। दूसरा वाला का मतलब पूछ रहे? पूरा का मतलब, ओके। पहला, सेकंड वाला में बोला है बिग लीगली बाइंडिंग ओनली, बोला प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होगा तभी लीगली बाइंडिंग होगा, छोटा होने से लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कानून की नज़रों में बाइंडिंग होता है, मतलब सही है। दूसरा ऑप्शन बोला बड़ा होगा तभी बाइंडिंग होगा, गलत है। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हो चाहे छोटा हो, कॉन्ट्रैक्ट होने से ही बाइंडिंग होगा। एक आदमी जो 500 रुपया घर भाड़ा देके रहता है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और एक आदमी जो 5000 रुपया दे के घर रहता है उसका भी वैलिड है, जो 5 लाख रुपया दे के भाड़ा में रहता है
वो भी बाइंडिंग। सुन के आपको आश्चर्य लगेगा, हम लोग आप लोग क्या सोचते हैं 5,000 10,000 रुपया आदमी घर का भाड़ा देके रहता होगा, घर भाड़ा देके वो लोग रहते हैं जो गरीब लोग होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है माय डियर स्टूडेंट। बहुत सारे लोग जब आप लाइफ में आगे जाओगे देखोगे ऐसे आपको मिलेंगे जो भाड़ा का घर में रहते हैं, बट वो लोग बहुत रिच है, उन लोग का भाड़ा का घर है, लेकिन क्या है भाड़ा का घर भी कैसा 40-40 हज़ार रुपया, 1-1 लाख रुपया खाली भाड़ा देके घर में रह रहा है। ऐसा भी आदमी है दुनिया में, तो घर भी उसका वैसा है, बस समझे ना, 25 लाख रुपया भाड़ा है। बोलिए उसके बाद दूसरा ऑप्शन, तीसरा, बच्चे बोले भैया तीसरा भी बता दीजिए। तीसरा है नॉट लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन बाइंडिंग होगा कंपनी स्टार्ट होने के बाद। गलत लिखा हुआ है, नॉट लीगली बाइंडिंग एंड ऑल्सो कैन नॉट बी रेटिफाइड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। मतलब बाइंडिंग भी नहीं है, कंपनी बनने के बाद भी बाइंडिंग नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा था? ए। मीनिंग समझा दिया आपको हम चारों का। इसमें से कौन सा चीज ऐसा है जो बताता है डू व्हाट इज गुड, वही करो जो सही है, वही करो जो सही है। इसमें से कौन सा ऐसा लाइन है जो बताता है वही करो जो सही है? लीस्ट हार्म, कम नुकसान, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना, बेनिफिशियंस, ज्यादा बेनिफिट देना, नन ऑफ दिस। लीस्ट हार्म, नुकसान कम करिए, तो ये बोला। इसमें से कौन सा ऐसा लाइन है जो बता रहा है जो सही है? क्वेश्चन समझना भी एक तो टास्क है एथिकल वाला सब्जेक्ट में। एथिकल प्रिंसिपल को एग्जामिन कौन करता है? अप्लाइड एथिक्स, प्रोफेसर एथिक्स, बोथ ए एंड बी। एग्जामिन्ड बाय, तो एग्जामिन बाय बोथ। अप्लाइड बाय पूछता तो अप्लाइड एथिक्स। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स नहीं है? फेयरनेस। ये तो रिपीट क्वेश्चन है शायद। फिजिकल स्ट्रेंथ ना, ये भी रिपीटल है शायद। फिजिकल स्ट्रेंथ क्या बोले बाबू? बोलिए। फेयरनेस मतलब सही, उचित। यहाँ पे गोरा वाला फेयरनेस नहीं, यहाँ पे फेयरनेस मतलब उचित। ठीक है बाबू, यहाँ पे फेयरनेस मतलब हो गया इन द कॉन्टेक्स्ट की जो उचित है, मतलब जो फेयर है। ठीक है बाबू। इसका नहीं 47 का आंसर फिजिकल स्ट्रेंथ होगा। ऊपर में भी तो था, खाली नाम अलग था। बॉडी बिल्डिंग करना, जिम करना, ये सब एथिक्स का पार्ट नहीं है। ये सब आपको अपना हेल्दी बनाना है। एथिकल एग्जीक्यूटिव्स आर द ट्रस्ट ऑफ अदर्स थ्रू। ये लोग रिस्पेक्ट कैसे जीतते? जो लोग एथिक्स को फॉलो करते रहे, कैसे इज्जत कैसे जीत जाते? पर्सनल इंटीग्रिटी, अपने अच्छे रहते, पर्सनल प्रॉमिस करके साइड में वादा किए थे, पर्सनल इनिशिएटिव या नन ऑफ दीज। क्या क्या? अब यहां पे ना ए भी सही है, सी भी सही है। पर्सनल इंटीग्रिटी, पर्सनल इनिशिएटिव, बी को छोड़ के सब सही है। नन ऑफ दीज दे दिया। तो अब ऐसा क्वेश्चन में अगर ए और सी में से कुछ में भी मारोगे ना, सही हो जाएगा आपका। बस समझिए ना। और उसमें आपको हम उस दिन गाइडलाइंस में क्या पढ़ाए थे? इवन इफ 2 आंसर्स आर राइट, यू हैव टू करेक्ट ओनली 1। 2 आंसर सही होने के बावजूद भी आपको करेक्ट किस में करना है? कोई एक। 2 में सर्कल मत करिए, ए भी सही है, सी भी सही है। ए को भी गोल कर दे रहे, सी को भी गोल। 2 गोल करने से, जैसे फेसबुक में क्या होता है, डबल लाइक मारने से डिसलाइक हो जाता है, वैसे ही 2 सर्कल करिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसका आंसर कुछ भी मार दो। पर्सनल इंटीग्रिटी भी सही है, इनिशिएटिव। सबसे सही कौन सा है? पर्सनल इंटीग्रिटी। सबसे सही कौन सा है? पर्सनल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में सब आ जाएगा। एथिक्स किस पे भरोसा करता है? लॉजिक, रैशनल, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। मोरल यूज टू डैश अदर्स। मोरल के हेल्प से दूसरों के साथ हम लोग क्या करते हैं? नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएट मतलब यहाँ पे होता है कोई चीज पे कॉम्प्रोमाइज करवाना। सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ये सही है बेचारा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।